क्या आपने कभी सोचा है कि एक बेटे को अपने बाप की शादी करानी पड़े सिर्फ इसलिए कि वो खुद की शादी कर सके? ये सुनने में अजीब लगता है, पर जब प्यार हो, जब महक जैसी लड़की हो, जब उस लड़की का बाप इतना अड़ियल हो कि कहे मेरी बेटी उस घर में नहीं जाएगी जहां कोई औरत नहीं है, तो फिर मुरली जैसा दीवाना लड़का क्या करे? वो यही करे जो इस फिल्म में हुआ, वो अपने बाप की दूसरी शादी करा दे। ये कहानी है बनारस की, एक ऐसे शहर की जहां गंगा बहती है और जिंदगी के सब रंग एक साथ चलते हैं। दुर्लभ प्रसाद एक बार्बर थे। संजय मिश्रा जैसे सिंपल, सीधे और भोले भाले आदमी पिछले 25 साल से विडो थे। उनकी पत्नी बहुत पहले चली गई थी, इतनी जल्दी कि उनके बेटे मुरली ने अपनी मां का चेहरा भी नहीं देखा था। दुर्लभ प्रसाद ने अकेले ही मुरली को पाला था, अपने हाथों से, अपनी मेहनत से, अपनी उस छोटी सी सलोन से जो उन्होंने बेनरेस की एक गली में चला रखी थी। उनके साथ था मांचू, उनका साला यानी उनकी पत्नी का भाई, जो उनकी सलोन में काम करता था और जो उनका सबसे करीबी दोस्त भी था। दुर्लभ प्रसाद का जीवन सादा था। सुबह उठना, सलोन खोलना, बाल काटना, शाम को बंद करना, रात को मंचू के साथ बैठकर बात करना और फिर सो जाना। उन्हें और कुछ नहीं चाहिए था, उनके लिए यही जिंदगी थी। पर मुरली के लिए जिंदगी बहुत अलग थी। मुरली एक खुशमिजाज, एनर्जेटिक और दिल से प्यार करने वाला नौजवान था। व्योम यादव जैसा किरदार जो हर मोमेंट में जीता था, और उसकी जिंदगी में थी मेहक, पलक लालवानी जैसी सुंदर, पढ़ी लिखी और अपने बाप की लाडली। मुरली और मेहक दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। पर जब मुरली ने मेहक के घर रिश्ता भेजा तो मेहक के पिता ब्राजनारायण भरती ने एक अजीब शर्त रख दी। ब्राजनारायण एक प्रॉस्पेरस बिजनेसमैन था। उसका घर भरा पूरा था, दादी थी, पत्नी थी, बेटियां थीं, पूरा परिवार था, और उसे लगता था कि उसकी बेटी को भी ऐसे ही घर में जाना चाहिए जहां एक आंगन हो, एक बड़ी बहू हो, एक स्ट्रक्चर हो। उसने कहा कि वो अपनी बेटी उस घर में नहीं भेजेगा जहां कोई बड़ी औरत नहीं है। ये एक पेट्रियार्कल सोच थी जो जनरेशन से चली आ रही थी। उसकी माँ यानी मेहक की दादी थोड़ी खुले दिमाग की थी और उसने अपोज किया, पर ब्राजनारायण ने नहीं माना। मुरली के सामने एक ही रास्ता था, अपने बाप की दूसरी शादी करवाना। मुरली ने यह आइडिया दुर्लभ प्रसाद को बताया। दुर्लभ प्रसाद ने पहले तो बिल्कुल मना कर दिया। मैं 25 साल से अकेला हूं, इस उम्र में अब शादी? वो हंसे। उन्हें लगा मुरली मजाक कर रहा है, पर मुरली सीरियस था। उसने समझाया, बहुत प्यार से, बहुत जिद से, पापा, महक के बिना मैं नहीं जी सकता और आपकी शादी हुए बिना वो घर में नहीं आएगी। दुर्लभ प्रसाद ने फिर मना किया और मंचू ने उनका साथ दिया। रातों को दोनों बात करते। मंचू कहता, भैया क्या जरूरत है अब इस उम्र में नई झंझट? और दुर्लभ प्रसाद हंसते, हाँ यार। पर कुछ दिनों बाद मुरली ने एक और कोशिश की। उसने दुर्लभ प्रसाद से कहा, पापा आप अकेले हो, रात को आप भी अकेले जागते हो, क्या आपको कभी किसी की याद नहीं आती? वो क्वेश्चन था जो दुर्लभ प्रसाद के दिल में बहुत गहरे उतर गया। उन्होंने कभी खुद से यह नहीं पूछा था, पर जब मुरली ने पूछा तो एक पुरानी खामोशी ने उनकी आंखें भर दी। वो एडमिट नहीं किया, पर अंदर कहीं उन्हें पता था कि हाँ, अकेलापन था, हमेशा था। वो बस उसे इग्नोर करते आए थे। इसी बीच मुरली ने एक मैट्रिमोनियल एजेंट से मिलकर कुछ प्रोफाइल्स ढूंढनी शुरू कर दी और एक नाम सामने आया, बबीता, महिमा चौधरी, एक विडो जो अपने भाई के घर में रह रही थी, जिसके एक बड़े बेटे थे जो शहर में अलग रहते थे, जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थी, जो अपनी एक जगह चाहती थी, जो रिस्पेक्ट चाहती थी, जो किसी की बहू नहीं एक इंसान की तरह जीना चाहती थी। बबीता की अपनी एक स्ट्रेंथ थी। वो शांत थी पर क्लियर थी। उसे पता था कि वो क्या चाहती है। उसने यह शादी इसलिए कंसिडर किया क्योंकि उसे एक घर चाहिए था जो उसका अपना हो। मुरली और उसकी फ्रेंड ने दुर्लभ प्रसाद और बबीता की एक मीटिंग अरेंज की, एक चाय की दुकान पर। दुर्लभ प्रसाद नर्वस थे। वो बरसों से किसी औरत से इस तरह नहीं मिले थे। वो अपनी चेयर पर बेचैन बैठे थे। बबीता आई। दोनों ने एक दूसरे को देखा। एक पुरानी, ऑकवर्ड, शाई मुलाकात,
जैसे दो बच्चे पहली बार स्कूल में मिले, पर उस ऑकवर्डनेस में एक वार्मथ थी। दोनों ने थोड़ी बात की। बबीता ने डायरेक्टली पूछा, आपके बेटे ने यह आइडिया क्यों दिया? दुर्लभ प्रसाद ने ऑनेस्ट जवाब दिया, उसकी शादी के लिए। बबीता हंसी। कम से कम ऑनेस्ट हो। उस हंसी में एक कनेक्शन था, वो छोटी सी बात जो बड़ी बन गई। बात हुई, धीरे धीरे कई मीटिंग्स हुई दुर्लभ प्रसाद और बबीता के बीच, कभी पार्क में, कभी गंगा के घाट पर, बेनारस की वो सुबह, वो पुरानी गलियां, उन सब के बीच दो ऐसे इंसान जो जिंदगी के दूसरे पड़ाव पर थे, जिन्हें प्यार की भाषा भूल गई थी, जो फिर से सीख रहे थे। दुर्लभ प्रसाद को बबीता की सिंप्लिसिटी पसंद आई, बबीता को दुर्लभ प्रसाद की ऑनेस्टी। पर सब स्मूथ नहीं था। बबीता के भाई ने विरोध किया, तुम्हारी उम्र हो गई है, यह ठीक नहीं। बबीता ने उन्हें क्लियरली कह दिया, मेरी जिंदगी का फैसला मैं लूंगी। यह एक ऐसा मोमेंट था जिसमें एक इंडियन वुमन ने पेट्रियार्की को डायरेक्टली फेस किया। वो शांत थी, पर वो अडिग थी। दुर्लभ प्रसाद के मन में भी एक कॉन्फ्लिक्ट था। उन्हें लगता था कि वो मुरली के लिए यह कर रहे हैं, पर धीरे धीरे जब बबीता से मुलाकातें बढ़ीं, तो उन्हें रियलाइज हुआ कि वो यह खुद के लिए भी चाहते हैं। रात को मंचू के साथ बातें होती थी। यार, पता नहीं क्या है, उसके साथ अच्छा लगता है। मंचू ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया यह तो बहुत अच्छी बात है। पर एक दिन एक कॉन्फ्लिक्ट आया, मुरली और दुर्लभ प्रसाद के बीच एक बड़ा झगड़ा। मुरली ने कहा, पापा जल्दी करो, यह कब तक चलेगा? दुर्लभ प्रसाद को गुस्सा आया, मैं कोई काम नहीं हूं जो जल्दी खत्म हो जाए, मेरी भी फीलिंग्स हैं। मुरली को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रियलाइज किया कि वो अपनी खुशी के लिए अपने बाप को एक टूल की तरह ट्रीट कर रहा था। वो बाप के पास गया, माफी मांगी, पापा मुझे माफ करो, आपकी खुशी भी उतनी ही जरूरी है जितनी मेरी। उस क्षण में बाप और बेटे के बीच एक ऐसी बात हुई जो वर्ड्स में नहीं थी, एक समझ, एक रिस्पेक्ट। दुर्लभ प्रसाद ने बबीता के सामने एक साफ प्रपोजल रखा, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता हूं, मेरे बेटे की शादी के लिए नहीं, अपने लिए। बबीता ने उन्हें देखा, एक मोमेंट रुकी और उसने हां कहा। शादी हुई, सादगी से। बेनारस की एक सिंपल सेरेमनी, गंगा के किनारे। मुरली के मुंह पर एक बड़ी मुस्कान थी, पर वो मुस्कान सिर्फ इसलिए नहीं थी कि अब उसकी शादी हो सकती थी। वो मुस्कान इसीलिए भी थी क्योंकि उसने अपने बाप को खुश देखा था। 25 साल बाद वो अकेले आदमी जो रात को भी अकेले जागते थे, वो आज अकेले नहीं थे। महक के घर रिश्ता फिर गया। इस बार ब्रजनारायण मना नहीं कर सका। घर में एक बड़ी आ गई थी, बबीता, जो रिस्पेक्टफुल थी, जो एजुकेटेड थी, जो क्लियर थी। ब्रजनारायण की माँ, जो पहले से इस शादी के पक्ष में थी, उसने ब्रजनारायण को समझाया, बेटा तूने जो कंडीशन रखी थी वो पूरी हो गई, अब रुक क्यों रहा है? मुरली और महक की शादी तय हुई। दोनों फैमिलीज ने एक साथ सेलिब्रेट किया। फिल्म का एंडिंग बेहद वार्म था। दुर्लभ प्रसाद और बबीता एक इवनिंग गंगा के घाट पर बैठे थे। वो बात कर रहे थे, हंस रहे थे। बबीता ने कहा, इस उम्र में भी जिंदगी शुरू हो सकती है। दुर्लभ प्रसाद ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता नहीं था, पर अब पता है। मुरली और महक पास ही थे, एक यंग कपल और एक ओल्डर कपल, दोनों अलग स्टेज पर दोनों की जिंदगी में एक नई शुरुआत थी। यह फिल्म दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी एक ऐसी कहानी है जो एक सरल कॉमेडी की तरह शुरू होती है, पर अंदर से बहुत कुछ कहती है। ये कहती है कि शादी या साथी की जरूरत किसी उम्र में नहीं रुकती। ये कहती है कि एक विधवा या विडोअर को जिंदगी में दूसरा मौका लेने का हक है। ये कहती है कि पैट्रियार्की की वो सोच जो कहती है घर में औरत होनी चाहिए, वो एक कंट्रोल है जिसे चैलेंज किया जाना चाहिए। ये कहती है कि एक औरत को ये डिसाइड करने का हक है कि वो शादी करे या नहीं, कहां जाए या नहीं। बबीता ने अपने भाई को वही कहा था, मेरा फैसला मैं लूंगी। और दुर्लभ प्रसाद ने 25 साल का वो अकेलापन तोड़ा। इसीलिए नहीं कि बेटे ने कहा, बल्कि इसीलिए कि उन्हें खुद महसूस हुआ यह जरूरी था, यह सही था।
संजय मिश्रा ने दुर्लभ प्रसाद को इतनी नेचुरली प्ले किया कि हर सीन में वो एक रियल इंसान लगे। उनकी वो शर्माहट, वो सिंपल हंसी, वो आंखों में जो एक खालीपन था जो धीरे धीरे भरता गया। महिमा चौधरी ने बबीता में एक ऐसी औरत को जीवन दिया जो स्ट्रांग थी पर वल्नरेबल भी थी, जो सबको खुश करने की कोशिश नहीं करती थी, जो बस सच में जीना चाहती थी। मुरली और महक की लव स्टोरी भी फ्रेश थी। एक ऐसा कपल जिनकी केमिस्ट्री रियल थी, जिनका प्यार इनोसेंट था। ये फिल्म जियो हॉटस्टार पर आई और एक ऐसी फिल्म है जो सिंपल है, जेंटल है और जो आपको एक वार्म फीलिंग देकर जाती है, जैसे एक पुरानी गली में गरम चाय पीने जैसी फीलिंग, बेनारस की उस गंगा की तरह जो हर रोज बहती है, शांत, पुरानी, पर हमेशा नई। यही था दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी।